Hello students, welcome once again to the world of science, world of physics, and in the new session of our continuous chapter number 9th और 10th, लाइट, है ना। लाइट चैप्टर कर रहे थे अपन, और उसके अंदर हमने क्या कर लिया था, हमने अभी तक प्लेन मिरर्स वाला काम कर लिया। लास्ट सेशन में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर किया था, है ना। चिंटू था हमारे पास और उसके हाथ में एक पॉइंट था P। उस पॉइंट P की इमेज हमने सामने देखी थी किस तरह बनती है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने देखे थे। एम्बुलेंस क्यों लिखा होता है वो देखा था। ये सब बातें होगी लास्ट सेशन तक की। अब आगे चलते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स। व्हाट काइंड ऑफ मिरर्स? स्फेरिकल मिरर्स। देखो, प्लेन मिरर के अलावा बहुत सारे तरह के मिरर्स होते हैं, बट उन मिरर्स में भी स्पेसिफिकली हमें जो मिरर्स डिस्कस करने हैं दे आर स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स का क्या मतलब है, किस तरह के होंगे स्फेरिकल मिरर, ये हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर। लाइक जो भी हमारे पास व्हीकल है, वेदर इट इज़ कार, वेदर इट इज़ बाइक, वेदर इट इज़ स्कूटी, कुछ भी है, उसके जो भी मिरर्स लगे हुए हैं दे आर नॉट प्लेन मिरर्स, दे आर कॉन्वेक्स मिरर, है ना। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? टाइप ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर हमारे आसपास होते हैं काफ़ी सारे, बट हम उनको देख नहीं पाते एज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। स्फेरिकल मतलब गोल होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली पहली बात तो ये आपने ध्यान रखनी है कि एक्चुअली में जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखोगे तो ये उतने गोल नहीं दिखेंगे आपको, बट जब आपको कॉन्सेप्ट सीखना है देन आई विल टेल यू। अपने एक इमेजिनेशन करते हैं। आपने प्लास्टिक बॉल देखी होगी, जैसे क्रिकेट खेलते हैं बच्चे ना, प्लास्टिक बॉल। अगर वो प्लास्टिक बॉल प्लास्टिक की ना हो, कांच की हो, क्रिकेट नहीं खेलना, उससे खेल भी नहीं सकते, कांच की हो और एकदम ट्रांसपेरेंट, है ना, ट्रांसपेरेंट ग्लास की बॉल हो वो, ठीक है। अब उसको अगर अपने बीच में से आधा काट दें, दो शेल बन जाएंगे। एक शेल हमने उठाया, ठीक है, एक शेल हमने उठाया लाइक दिस। अब उसके अंदर क्या है, इधर भी ट्रांसपेरेंट है, इधर भी ट्रांसपेरेंट है, इतना सा एक शेप बन गई ना। अब यहाँ तो कर नहीं सकते, हेमिस्फीयर बन गया। अब आप क्या कर सकते हो, इस तरफ पॉलिश कर दोगे अगर इसके, तो आप यहाँ से देख पाओगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखते रहो बस। अगर आप उसको यहाँ से पॉलिश कर दोगे तो आप उसको यहाँ से देख पाओगे। क्लियर? तो ये दो केस बनते हैं। ये दो केस के अकॉर्डिंग ही हमारे पास दो स्फेरिकल मिरर बनते हैं। क्लियर? एक तो होगा कि कुछ इस तरह से आपने बाहर की तरफ पॉलिश की है। मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पे स्फीयर बनाना पॉसिबल नहीं है, बट होता स्फीयर एक्चुअली में। ये इस तरह का कोई मिरर नहीं है तो धागा टेढ़ा कर रखा बस, है ना। एक्चुअली में क्या है, जैसी मैं इमेजिनेशन आपको बता रहा हूँ वो चीज़ है यहाँ पे। और अगर आपने अंदर वाले साइड पे किया है तो आप देखोगे कहाँ से, इस तरफ से देखोगे। तो इसको अगर इस तरह रखें, ठीक है, अंदर की तरफ हमने पेंट किया तो आप देख कहाँ से पाओगे, इधर से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग साइड, और उसको आप बोलते हो पॉलिश्ड साइड, है ना। ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये पॉलिश्ड साइड है। सेम गोज विद दैट वन, कि इसके लिए ये रिफ्लेक्टेड साइड है और इसके लिए ये वाली पॉलिश्ड साइड है। ओके, अब अपन स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन पे चलते हैं। धीरे धीरे कुछ कुछ पॉइंट्स कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? द मिरर्स दैट आर पार्ट ऑफ स्फीयर। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। दैट आर पार्ट ऑफ स्फीयर आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। आर कॉल्ड, आगे आपको पता ही क्या लिखना है, स्फेरिकल मिरर्स। जो स्फेरिकल मिरर का कुछ हिस्सा है उसे अपने स्फेरिकल मिरर कहेंगे। बताओ, इससे सिंपल क्या हो सकता है? जस्ट लाइक प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? वो मिरर जो प्लेन है वो प्लेन है, बस। वो मिरर जो स्फेरिकल है, स्फीयर का पार्ट है, तो वो स्फेरिकल है, बस। अब दीज आर ऑफ टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर 1 एंड नंबर 2। ये वाला जो है इसको बोलते हैं, अब मैं इसको हटा देता हूँ, आई थिंक आपको पता लग गया कि रिफ्लेक्टिंग है। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। और इस वाले को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये कुछ एक बातें आपने सीखनी है, याद रखनी है। वैसे इफ़ यू रिमेंबर, आपने चीज़ें पहले पढ़ी हैं। इफ़ यू डोंट रिमेंबर तो ये ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हमें अब दोबारा से पढ़नी है।
तो अपने फ्रेशली सीख पाएंगे। ओके, तो इसे कनकेव कहते हैं, उसे कन्वेक्स कहते हैं। आप इजीली कैसे याद रख सकते हो, देखो इसकी शेप कैसी है, केव जैसी, ये अंदर जाने के लिए एंट्री दे रहा आपको, और ये आपको एंट्री नहीं दे रहा है ना, आप जाओगे तो अंदर जाने की परमिशन है क्या, नहीं है। तो केव जैसी है इसलिए इसको कनकेव कह दिया, उसको कन्वेक्स कह दिया। एक कन्वेक्स, ये वाला कनकेव है तो वाला कन्वेक्स होगा ही होगा। ये इलॉजिकल सा कुछ हमने डिस्कस किया, बट इससे याद रखने में आसानी मिल सकती है। बट अगर लॉजिकली भी देखें, आपके पास मैथ्स में भी ऐसी एक टॉपिक आ चुका है, ऐसा एक टॉपिक जिसमें आपको कनकेव शेप्स और कन्वेक्स शेप्स आपको ढूंढनी होती हैं। आपके पास नंबर ऑफ शेप्स होते हैं, मुझे बताना होता है कि विच वन इज कनकेव एंड विच वन इज कन्वेक्स। आई थिंक 7th क्लास की मैथ्स की बुक में है। इस तरह की कोई शेप है अगर, तो उसे आप कहते हो कनकेव, और अगर इस तरह की कोई शेप है तो इसे आप कहते हो कन्वेक्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैविटी है, इसके अंदर जाने की परमिशन है, और ये बल्जिंग आउटवर्ड्स है ना, इसमें परमिशन नहीं है अंदर जाने की, तो उसको आप कन्वेक्स कहते हो। तो ये मैथ्स के वर्ड है वैसे तो प्रॉपरली, यहाँ पे आप ट्रिक बनाना चाहते हो ऐसे बना सकते हो कि ये केव बन रही है तो कनकेव। सारे ऑप्शन है हमारे पास। ओके, अब इसकी डेफिनेशन दोगे कि व्हाट इज अ कनकेव मिरर, तो आप क्या कहोगे? इसके लिए आप कहोगे इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ, देखो अंदर की तरफ बेंड है। आप प्लेन मिरर को याद करो, प्लेन मिरर कैसा होता है, ऐसा, क्लियर। अगर मैं इसको अंदर की तरफ पुश करूंगा तब जाकर के ये ऐसा बन जाएगा, और वो मुझे बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा, तब जाकर के वो बनेगा। तो बस ये वाला अगर आपने माइंड में कॉन्सेप्ट रख लिया तो आपको डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ऑन द स्पॉट बना लोगे। कैसे बनाओगे, क्या बनाओगे, लिसन लुक एट हियर। हम इसमें कहेंगे द स्फेरिकल मिरर, पहले बात तो यही, क्योंकि एक स्फेरिकल मिरर है, whose reflecting surface is बल्जिंग लिख दिया इसको, तो बल्जिंग, BULGING, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज बल्जिंग इनवर्ड्स। ये देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है ना, बल्जिंग इनवर्ड्स इज कॉल्ड कनकेव मिरर। और अगर आपने ये सीख लिया तो वो आपको समझ में आ ही रहेगा। इसके अंदर हमने अंदर की तरफ क्यों कहा, क्योंकि इसको देखो से अंदर की तरफ पुश करना पड़ेगा तब जाके ये ऐसा बनेगा। उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is bulging outwards is called convex mirror। जस्ट इतना सा कहना आपको। तो देखो कुछ भी याद रखने वाली चीज आई नहीं आई, नाम ही आपको याद रखवाएगा। स्फेरिकल मिरर नाम में डेफिनेशन है, कितने हैं, 2, इतना याद रखा अपन ने। एक का नाम कनकेव, एक का कन्वेक्स। क्यों? ये अंदर केव जैसा है कनकेव, वो केव जैसा नहीं है तो वो कन्वेक्स। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन में जस्ट आपने अगर ये विजुअल याद रखा, प्लेन मिरर आपको पता ही है, याद क्या रखा है तो याद है ही, याद है तो हमें डेफिनेशन भी याद होगी, वो भी याद होगी। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, मेमोरी का कोई यूज नहीं कर रहे अपने यहाँ पे, ठीक है। तो दीज आर द 2 मिरर्स। अब एक और बात है कि इस कनकेव मिरर को, अच्छा इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं, अंडरस्टूड है ना बच्चा? आपने हम कहते थे कि सर लिखने की जरूरत नहीं, हम लिख लेंगे, काफ़ी अच्छे बच्चे तो आप लिख लेना। अब वन मोर थिंग दैट कि इसका एक और इंपॉर्टेंट नाम है, कनकेव मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। अब एक कन्वर्जिंग वर्ड अपन ने कहाँ सुना है, वेरी फर्स्ट लेक्चर जो इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर था हमारा, उसमें सुना था हमने, कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग बीम। इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनके ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, लिसन केयरफुली, अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो क्या होगा, लाइक मैं ऐसा करता हूं, ये वाली बनाता हूं 4, ठीक है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर आती है तो देखो ये है तो मिरर, तो क्या होगा, इसको यहां से भी रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा, इसको यहां से रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा, इसको यहां से और इसको यहां से। तो जब ये रिफ्लेक्ट होंगी, दे विल रिफ्लेक्ट इन सच अ वे कि वो किसी एक पॉइंट पर आकर के मिलती हैं, लाइक ऐसा। इस तरह से किसी एक पॉइंट पर आकर के मिलती हैं। रिफ्लेक्ट हर अलग अलग पार्ट से हुई है, ये यहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है, यहाँ से हुई, रिफ्लेक्ट अलग अलग एंगल पे हो रही हैं, बट मिलती एक ही पॉइंट पर आकर हैं। और देखो ये कैसी हैं,
इसको अपन ने क्या बोला था, कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्ज होना मतलब एक पॉइंट पे आकर के मिल जाना। तो इसलिए क्योंकि ये मिरर कन्वर्ज कर देता है बीम को, दैट्स वाई इट इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। तो आपको इसका नाम भी पता होना चाहिए, और नाम क्यों रखा है वो काम भी पता होना चाहिए। सिमिलरली आप उसकी स्टोरी भी जान सकते हो। इस नाम को एक बार मैं यहां से हटाता हूं, हटाना पड़ेगा मुझे, यहां पे इसके लिए थोड़ी जगह चाहिए। अब यहां क्या होगा, यहां पे बस उसी की तरह कि अगर यहां पैरेलल बीम इंसिडेंट हो, ठीक है, यहां अगर पैरेलल बीम इंसिडेंट होती है कि ये सीधी आई सीधी आई सीधी आई और सीधी आई, अब ये रिफ्लेक्शन के बाद में अब ये चीज़ अपने डिटेल में करेंगे, ये डायग्राम भी दोबारा बनाएंगे। रिफ्लेक्शन के बाद में ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि इट लुक्स लाइक कि ये सभी की सभी किसी एक ही पॉइंट से निकल रही हैं। इट लुक्स लाइक कि ये सभी की सभी कहाँ से निकल रही हैं, किसी एक कॉमन पॉइंट से निकल रही हैं। ठीक है, ये टेढ़ी बन गई लाइन, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ टेढ़ी है अभी भी ये लाइन। यस, इट इज टेढ़ी। तो ये जब सीधी बनाओगे इसको तो ये कुछ ऐसे बनेगी। या आई थिंक नाउ इट्स फाइन। ओके, तो आपको लगेगा क्या, आपको ये लगेगा कि ये सिर्फ इसी एक पॉइंट से निकल के आ रही हैं, सारी की सारी लाइंस एक ही पॉइंट से बाहर की तरफ फैल रही हैं। और जब एक पॉइंट से कोई रेज फैल रही हो, ठीक है, एक पॉइंट से बहुत सारे रेज फैल रही हो तो उसे अपने क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट बीम। और अगर एक जगह पे आ रही हो तो उसे अपने कहते हैं कन्वर्जेंट बीम। तो क्योंकि ये पैरेलल रेज को डाइवर्ज करने का काम करती हैं, बेसिकली आप ये कह दो कि ये रेज को फैलाने का काम करती हैं, दूर दूर करने का। तो इसे डाइवर्जिंग, दूर कर दिया डाइवर्जिंग, और इकट्ठा कर दिया तो कन्वर्जिंग। क्लियर? यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्फेरिकल मिरर का, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, डायग्राम्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, एंड द टू other names of spherical mirrors which are converging and diverging. So moving on to our next discussion, that is few terms related to spherical mirrors. स्फेरिकल मिरर्स जो है हमारे पास, दोनों टाइप के स्फेरिकल मिरर्स, उनसे कुछ टर्म्स लिंक्ड हैं जो अपने इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं, उनको हमें यहाँ पे सीखना है। लाइक मैंने यहाँ पे जो स्फेरिकल मिरर बनाया है, कौन सा है ये? यस, इट इज कनकेव मिरर, है ना, कनकेव मिरर है ये। और आप थोड़ा और बेटर बना सकते हो, थोड़ा कर्व अच्छा दे सकते हो, जैसा आपका मन है वैसा बना सकते हो। अब इससे कौन कौन सी टर्म्स रिलेटेड हैं? नंबर 1, धीरे धीरे करके वन बाय वन अपने टर्म सीखेंगे। नंबर 1 इज अपर्चर। अब ये अपर्चर क्या चीज़ है भाई? अपर्चर मैंने कि इसकी विड्थ कितनी है। लाइक ये जो आपने मिरर लिया है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है ना, कितनी विड्थ है इसकी? तो अपर्चर मीन्स विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको बोलते हैं अपर्चर। जस्ट सिंपल। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज पोल। ठीक है, एक पोल हमें दूसरे पता है, लाइक जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं जिन पोल्स पे, वो वाले पोल नहीं। यहाँ पे पोल का मतलब क्या है? जो ये अपर्चर होगा, जो इसका रिफ्लेक्ट करने वाला एरिया है, इस एरिया का एक सेंटर होगा, इस एरिया का एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, उस सेंटर को हम कहते हैं पोल। लाइक मीनवाइल यहाँ पे देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर एक्सटेंड कर रहा है तो इसका सेंटर लगभग यहाँ होगा कुछ, तो दिस इज पोल। तो पोल क्या हुआ? पोल इज ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर कह दो या रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह दो, एक ही बात है। अब यहाँ पे सीखने वाली बात ये है, सोचने वाली बात ये है कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। मैंने आपको बताया कि ये डायग्राम एक लाइन दिख रही है, बट एक्चुअली में ये इस तरह से है, इस तरह से है। तो आपको पोल जो है वो यहाँ पे मार्क किया हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपको पोल जो है, आई मस्ट से कि आपको यहाँ ऐसे दिख रहा है, यहाँ मार्क कर रखा है इस पॉइंट पे, बट एक्चुअली यहाँ पे नहीं होगा। ये कहाँ होगा? बिल्कुल सेंटर पे, यहाँ पे बीच में आएगा, पाम के इधर बीच में कहीं। क्लियर? यहाँ पे होगा, यहाँ नहीं होगा। तो आपको
दिखाना तो ऐसे पड़ेगा, बट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये पोल कहाँ है, ठीक है। बाकी अगर क्लियर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ आपको क्लियर है ये चीज़ कि पोल कहाँ है। डायग्राम बनाते वक्त तो यही पोल है बस। अब नेक्स्ट पे चले, अगर अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अब उससे पहले आप ये सोचो कि क्योंकि स्फेरिकल मिरर है, क्यों स्फेरिकल मिरर है ये, क्योंकि इसकी शेप स्फीयर जैसी है। तो हमने जो अपने डेमोन्स्ट्रेशन में, जो इमेजिनेशन में डेमोन्स्ट्रेशन करी थी, उसमें जो मिरर बनाया था वो कैसे किया था, आधा हेमिस्फीयर लिया था, है ना, हेमिस्फीयर लिया था अपन ने। अब ये हेमिस्फीयर से भी छोटा ही कुछ स्फीयर है, मतलब कभी ना कभी तो ये किसी पूरे स्फीयर का पार्ट रहा होगा। लाइक अगर मैं बनाऊं और इफ इट लुक लाइक अ स्फीयर, ठीक है, लेट अस कंसीडर इट लुक लाइक अ स्फीयर, काफ़ी अच्छी खासी शेप आ भी गई है। तो ये इस स्फीयर का पार्ट रहा होगा, तभी तो इसका नाम स्फेरिकल मिरर के अंदर आ रहा है ना। तो अब इस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा, होता है हर स्फीयर का सेंटर, मैथ्स हमने पढ़ा है। सपोज इस स्फीयर का यहाँ कोई सेंटर था, तो इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर आज से पहले तो नहीं कहा, स्फीयर के लिए तो अपन क्या कहते थे, सिर्फ सेंटर कहते थे, बट क्योंकि यहाँ पे पूरा स्फीयर नहीं है, सिर्फ उसका कुछ कर्व्ड पार्ट है, इसलिए इसका नाम क्या बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर, या आप कह सकते हो सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम which mirror is taken out, mirror is taken out, जिसमें से मिरर बनाया गया है, बाहर निकाला गया है, वो हमारा जो स्फीयर है उसका सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। अब आगे चलें तो इसको मैं थोड़ा और, मतलब कि हाईलाइट नहीं होनी चाहिए ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट होनी चाहिए, ये चीज़ फोकस में आनी चाहिए, तो मैंने इसको और थोड़ा डार्क हटा ही देता हूँ इसको मैं। आपको पता लग चुका आप कॉन्सेप्ट कि सेंटर कहाँ से आया। हमारे लिए बस अब सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो उसकी जो बाउंड्री है वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, और नॉट इवन 1%। अब आप देखो कि आपके पास 2 पॉइंट बन गए, एक पी बन गया, एक सी बन गया, और 2 पॉइंट में से एक लाइन हम पास करा सकते हैं। आपको पता है, आपने ये भी मैथ्स के अंदर छोटी क्लास में सीख रखा है कि एक पॉइंट में से कितनी लाइन जा सकती हैं, बहुत सारी। 2 पॉइंट में से कितनी जा सकती हैं, सिर्फ एक। अगर आप स्केल रख के एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करो तो वो कैसी बनेगी, कुछ इस तरह की, इसमें से भी जाए और इसमें से भी जाए, तो ये जो एक लाइन बनेगी। अब देखो मिरर के सामने ये थोड़ी टेढ़ी लग रही है मुझे, कुछ ऐसी, ये पोल मुझे नीचे बनाना पड़ेगा फिर इसके लिए। चलो मैं थोड़ी ना सीधी लाइन बनाता हूँ ये, ताकि आपको थोड़ा देखने में सही लगे। ये पोल हो गया, ये सी हो गया। यहाँ पे एज पर अपने मार्जिन वगैरह स्केल वगैरह लेकर करते नहीं काम, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। आप स्केल यूज़ करना हमेशा। हमें पोल पता है, हमें सेंटर पता है। अब इसमें से पास होने वाली एक लाइन, अब एक्चुअली में तो कभी मिरर से लाइन निकल नहीं रही होगी ना, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इन दोनों में से पास होती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस सबसे मेन है ये, है ना, तो इसीलिए इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। तो 4th पॉइंट हमारे पास बना प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन बनेगी एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। बस ये बन जाएगा, ठीक है। और फिर अपन आगे चलें। देखो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बोल दी, सिंपल ही है, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब अपन आगे चलें अगर, तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम बहुत इजीली मिल जाएगी। देखो अगर जैसे स्फीयर था, यहाँ पे स्फीयर के अंदर सेंटर होता है, तो इस कर्वेचर का भी हमने सेंटर ले लिया। क्या स्फीयर का रेडियस होता है, होता है। सेंटर से लेकर के आप स्फीयर के किसी भी पार्ट तक जाओ तो वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस।
तो यहाँ भी अगर मैं सेंटर से पोल तक जाऊंगा तो ये भी क्या रेडियस होना चाहिए, सोचो, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सेंटर है और ये पोल कहाँ सिचुएटेड होगा, मैंने आपको बताया ना स्फीयर के, मैंने आपको ये बताया कि स्फीयर के ऊपर एक पॉइंट सिचुएटेड होगा, तो स्फीयर से लेकर के सेंटर तक जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस, जस्ट लाइक इन सर्कल। तो नेक्स्ट, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर किया था, हमारे पास नेक्स्ट एक हेडिंग आ गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आराम से धीरे 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 करेंगे इसको। रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स, देखो बिल्कुल सेम, इस वर्ड को हटा दो, शिफ्ट कर दो, आपके पास है डेफिनेशन तैयार है ना। तो उस स्फीयर का रेडियस जिसमें से इस मिरर को हमने निकाला है, तो उसको हम कह देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर अल्टरनेटिवली हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, उसे भी इजी, कि हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज रिगार्डेड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो किसी भी तरीके से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप तरीका यूज कर सकते हो, आपको बस डिफाइन करना है। कैसे आप डिफाइन करते हो, इट इज टोटली योर चॉइस। तो अभी तक हमने 5 चीजें डिस्कस कर ली, अपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस ये क्या होता है जी? देखो अभी 2 मिनट पहले, 2 मिनट या थोड़े मिनट पहले अपन ने डिस्कस किया था कि जब पैरेलल बीम आती है तो वो पैरेलल बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है। इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। ये तो हमारा ट्राई कलर बन गया। अगर पैरेलल बीम आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ मिलती हैं? किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं। अब मैं थोड़ा क्लियर करूं तो वो पॉइंट कहाँ होता है? इस प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, तो किसी एक पॉइंट पे जाकर के ये मिलती हैं लाइक दिस। और इस पॉइंट का ही जो नाम है ना वो है प्रिंसिपल फोकस, और इसका जो सिंबल है थोड़ा बड़ा बना देता हूं, एफ। क्लियर? तो दिस इज द प्रिंसिपल फोकस विच इज सिंबलाइज्ड बाय कैपिटल एफ। हाँ, आप इनके सिंबल भी बता सकते हो ब्रैकेट में, लाइक पोल की आपने डेफिनेशन बताई, लिख सकते हो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी। सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। और इसकी यूनिट भी बता सकते हो, रेडियस किस में मेजर किया जाएगा? मीटर में, बिकॉज इट इज अ लेंथ। तो सिंपल सी बात है। प्रिंसिपल फोकस सबको मैंने पहले ही बताया कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही लिख देते हैं इस पर, दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, सुनो इसको अच्छे से। तो इसको यहाँ पर लिख नहीं रहा मैं, सुना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप सुने कि इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इतना, वेयर द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट। ठीक है, कौन सी रिफ्लेक्टेड? पैरेलल लाइट्स जो रिफ्लेक्ट होती हैं वो इसमें मिलती हैं। थोड़ा और करेक्ट करते हैं इस डेफिनेशन को, ये करेक्ट नहीं थी कंप्लीटली। दोबारा सुनो। When a parallel beam of light is incident on a, पहले इसकी बात करें, is incident on a concave mirror, then after reflection they all meet at a single point on the principal axis. This point is called principal focus. Simple, clear? तो ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। It is represented by capital F. इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें हम, तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा फोकल लेंथ। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। ठीक है, इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया था, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया। फोकल लेंथ क्या होती है? नाम से दिख रहा है ये एक लेंथ होती है। अब ये लेंथ कहां से कहां तक की है? फोकस से पोल तक की। देखो हर लेंथ पोल से मेजर की जाएगी यहाँ पे, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है वो पोल है, पोल से आपको डिस्टेंस मेजर करनी है सारी। तो प्रिंसिपल फोकस हो गया। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। इससे सिंपल कोई डेफिनेशन हो नहीं सकती, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए लेंथ, तो इट्स यूनिट इज मीटर। ठीक है, लाइक वेट आप केजी में मेजर करते हो, लेंथ आप मीटर में मेजर करते हो, बिल्कुल सिंपल। तो ये हो गया। अब जो लास्ट चीज जो बचती है उसके लिए यहाँ पे जगह नहीं बचती है, तो हम उसको लिख रहे हैं। तो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, अगर आपने लिख लिया तो ठीक है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो जो लास्ट चीज है दैट इज रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर,
8th बनेगा ये पॉइंट। दो लेंथ आई ना हमारे बीच में, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ, अब बात करते हैं। देखो दो लेंथ आई है, एक ये दोनों ब्लैक कलर से, एक ये वाली लेंथ एक ये वाली लेंथ। इनके बीच में खास क्या है, आपको ये तो दिख रहा है कि एफ जो है वो छोटा और आर जो है बड़ा है, अल्फाबेटिकली भी और साइज के अकॉर्डिंग भी। बट इसके अंदर रिलेशन क्या है कि आर इज जस्ट डबल ऑफ दिस एफ, आर इज जस्ट डबल ऑफ दिस एफ, और यू कैन से एफ इज द हाफ ऑफ आर। बात तो एक ही है, वो मेरा भाई है, मैं उसका भाई हूं, है तो भाई भाई किसी भी तरह से कह दो। तो दो तरह हैं से आप कह सकते हो। इसका मतलब अगर आपको फोकल लेंथ दे दी कि इफ फोकल लेंथ इज, अगर आपको कह दी जाती फोकल लेंथ इज 10 देन रेडियस इज 20, इफ फोकल लेंथ इज 20 देन रेडियस इज 40, इफ फोकल लेंथ इज 15 रेडियस इज 30। बिल्कुल सिंपल। और अगर रेडियस दे दिया जाए कि रेडियस इज 15 देन फोकल लेंथ इज 7.5, रेडियस इज you say 60, so focal length is 30। सिंपल। वो दिया है तो आधा कर दो, ये दिया है तो डबल कर दो। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, इसको हम हटाते हैं और देखते हैं हमें याद रही या नहीं रही। नंबर 1 हमने डिस्कस किया था अपर्चर, अपर्चर मैंने विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नंबर 2 हमने डिस्कस किया था पोल। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे मैं नंबर 2 बोल रहा हूँ उसके बाद आप पॉज करके देखो कि आपको समझ आया नहीं, और उसके बाद मैं तो आंसर बोलूंगा ही। नंबर 2 वॉज पोल। पोल क्या था? द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नंबर 3 वॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था? द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच दिस मिरर हैज बीन टेकन आउट। ठीक है, उसके बाद क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या था? एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन दैट passes through C and P, center of curvature and pole. Then we had principal focus. What was that? Principal focus was a point on principal axis. ये अपने को याद रखना था। फिर अपने ने इसकी डेफिनेशन बना ली थी कि when a parallel beam is incident on a mirror, then all the rays after reflection meet at a single point. This point is called principal focus. फिर हाँ हमारे पास फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या था? डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल, इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था? रिलेशन बिटवीन छोटा एफ एंड बड़ा आर। छोटा एफ छोटा है, बड़ा है कितना छोटा है? आधा है आर से, या आर कह दो डबल है एफ का। बस यही किया अपन ने, यही किया। अच्छा, अब आप पूछ सकते हो कि सर आपने तो कनकेव के लिए कराया, कन्वेक्स के लिए भी ये सारा काम सेम ही है, बस आप इसका डायग्राम समझ लो। कन्वेक्स के लिए हमें मिरर ऐसा बनाना पड़ता, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ये फिर भी थोड़ा बेटर है। कन्वेक्स के लिए ये बनाना पड़ता। अब आप देखो कि इसके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो विड्थ है वो अपर्चर है ना। मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ। जो इसके लिए ज्योमेट्रिकल सेंटर आएगा वो इसका पोल, जहाँ पे इसका स्फीयर कंप्लीट होगा वहाँ पे इसका भी कहीं सेंटर होगा, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें से भी एक इमेजिनरी लाइन पास होगी, यहाँ पे भी एक इमेजिनरी लाइन पास होगी। इसको अपन क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। स्फीयर मैंने हटा दिया। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस फॉर दिस मिरर, है ना। अब उसके बाद हमने क्या देखा था? सेंटर आ गया। इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा दिस विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस वो सीखने की ज़रूरत है बस, अगर कुछ सीखना है तो। और वो अपन ने डायग्राम बनाया भी था कि अगर यहाँ पे पैरेलल रेज आती है ना तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगता है कि वो किसी एक पॉइंट से, अगेन वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? पी और सी के बीच में एक पॉइंट होगा एफ। ऐसा लगेगा कि जो पैरेलल लाइंस हैं, पहले बना देता हूँ। जब आपको लगेगा कि पैरेलल लाइंस यहाँ से होकर के बाहर निकल रही हैं, ऐसा लगेगा यहाँ से होकर के बाहर निकल रही है। ऐसा क्यों? हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ह्यूमन माइंड की एक टेंडेंसी है, वो सोचता है कि लाइट रे बहुत सीधी है। तो अगर ये यहाँ से आती हुई देखेंगे ना हम लाइट रे, तो हमें कहाँ से लगेगा कि लाइट रे आ रही है? यहाँ से। कुछ आप मिला के देखो इनको, कुछ इस पॉइंट पे मिलती हैं, तो हमें लगेगा कि इस पॉइंट से लाइट रे आ रही हैं ये। और यही पॉइंट क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस। इट मीन्स इन दिस केस वी हैव टू चेंज आवर डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस। सिर्फ इतनी सी चीज़ पे आपको ध्यान देना है। नाउ लिसन टू मी, बिल्कुल आराम से। पहले हिंदी में सुन लेते हैं, फिर इंग्लिश में काम करेंगे। कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज हो गई और लगा कि वो एक ही पॉइंट से निकल रही है, और यही पॉइंट प्रिंसिपल फोकस है। क्लियर? अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं।
when a parallel beam of light is incident on a convex mirror, then after reflection it appears that they are diverged from a single point on principal axis. This point is called principal focus. क्लियर? बहुत आसान है, आप समझ लो बस चीज़ों को, डेफिनेशन आप फटाफट बना लोगे, क्योंकि साइंस के अंदर आपको यहाँ पे ग्रामेटिकली ब्यूटीफुल करने की जरूरत नहीं है अपनी स्टेटमेंट. यू मस्ट बी फिजिकली या साइंटिफिकली करेक्ट होने चाहिए वो हमें इंग्लिश बनानी आती है बहुत अच्छे से, और कईयों को से बेटर भी आती है. नेक्स्ट इज फोकल लेंथ. फोकस और पोल के बीच की लेंथ फोकल लेंथ. फिर लास्ट क्या था, एफ और आर के बीच का डिस्टेंस. तो यहाँ भी यही है कि एफ छोटा है छोटा ही रहेगा, आर बड़ा है बड़ा ही रहेगा. एफ और आर का रिलेशन लिखना है तो यू कैन राइट आर इज इक्वल टू 2f और यू कैन राइट एफ इज इक्वल टू आर बाई 2. कहीं भी लिख लो, ठीक है. ओके, तो ये हमारे पास हो गया फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स. इनका कुछ इंट्रोडक्शन हो गया हमारे पास. एक और चीज, आई एम गोइंग टू इरेज दिस थिंग. ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो जो भी चीज आपको लगे कि काम की है. अब एक और चीज, जैसे कि एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है. अब पता नहीं आपके माइंड में आ रहा है या नहीं आ रहा है. आ भी रहा है तो मेरे से डायरेक्टली आप पूछ नहीं सकते. तो मैंने कहा ना, अपने क्लास में एक इमेजिनरी बच्चा रखते हैं चिंटू. सपोज उसने क्वेश्चन पूछा कि सर इसके अंदर जैसे प्लेन मिरर में आपने डायग्राम बनाया था, आप कहते थे कि प्लेन मिरर ये रहा. मैंने कहा ठीक है, कहा था मैंने कहा कि सर अगर मेरे पास ये रे थी तो मैं इसका डायग्राम कंप्लीट कर सकता था. मैंने कहा हाँ. फिर मैंने पूछा कि चल बता कैसे कर सकता था. उसने कहा सर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाता. हाँ ठीक कह रहे, परपेंडिकुलर लाइन. फिर मैं यहाँ से एंगल मेज़र करता प्रोटेक्टर से. सपोज ये 10 डिग्री आ रही है, फिर मैं प्रोटेक्टर को यहाँ रखता और यहाँ से 10 डिग्री मेज़र करके एक लाइन यहाँ से निकाल देता जो कि 10 डिग्री पे होती और ये डायग्राम मेरा कंप्लीट हो जाता. मैंने कहा सही है. अभी तक तो वो बता रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन आगे पूछेगा. बच्चे भी ऐसे तो फंसा के पूछते हैं. तो अब ये पूछने वाला है, कह रहे सर अब बताओ आपने जब ये कनकेव मिरर सिखा दिया. मैंने कहा हाँ सिखा दिया, क्या गुनाह किया, सिखाया ही है कुछ काम. अब इस पे अगर मेरे पास कोई एक लाइन दे देते हैं मुझे, अब इसको मैं कैसे कंप्लीट करूंगा, इसकी रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनेगी. तो ये क्वेश्चन है उसका. आपको क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, आंसर देते हैं इसको. देखो, पहली बात तो ये है कि आपको इस तरह के डायग्राम रेयरली कंप्लीट करने को मिलेंगे, बट आपको कंप्लीट करने आने चाहिए. जो भी हम रे डायग्राम बनाएंगे वो कुछ फिक्स बनाएंगे. फिक्स नंबर ऑफ रे डायग्राम इन कनकेव एंड फिक्स नंबर ऑफ रे डायग्राम इन कन्वेक्स. बट अगर ऐसा है तो आपको रूल तो देखो, हो तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ही रहेगा. मिरर है, मिरर पे लाइट आएगी तो रिफ्लेक्शन ही होगा. जब कभी भी रिफ्लेक्शन होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बट द प्रॉब्लम इज वेर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड वेर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यही नहीं मिलता बस. उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा यहाँ पे. और शायद आपको थोड़ा सा अगर याद हो, जो लास्ट सेशन है उसमें अपन ने नॉर्मल बनाना सीखा था. नॉर्मल कैसे बना सकते हैं अपने इस पॉइंट पे, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं एक बारी. हमें पता चल चुका कि ये पॉलिश सरफेस है. इस सरफेस पे मैं अगर एक टेंजेंट बना दूं, है ना, एक टेंजेंट बना दूं. अब इस टेंजेंट पे मैं 90 डिग्री वाली एक लाइन बना सकता हूं, है ना. ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये तो फिक्स ही है. अब इस पे और इसके परपेंडिकुलर अब मैं एक लाइन बना सकता हूं जो कि इसके साथ 90 पे हो. अब आपका काम बहुत आसान हो गया. आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हो. जो भी एंगल आया, सपोज अगर 15 डिग्री आया तो आप क्या करोगे, इस पे रखोगे प्रोटेक्टर, है ना, इस पे रखोगे प्रोटेक्टर. और फिर यहाँ से 15 डिग्री इधर वाली लाइन से इसको जीरो लोगे, जीरो यहाँ रखोगे. यहाँ से 15 डिग्री पे आप एक नई लाइन ड्रॉ कर दोगे जो कि कुछ इस तरह से होगी. इफ़ दिस एंगल इज 15 डिग्री, यहाँ पे थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, तो आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया. ओके, सो सेटिस्फाइड. बट ये काम देखो थोड़ा हेक्टिक है. अगर यहाँ पे 2-3 रे अलग अलग दे रखी होती तो और थोड़ा मुश्किल हो जाता. बट हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द वे. इससे कोई और आसान तरीका है क्या? यस, वी डू हैव एन ईजियर अप्रोच. वो तब लगेगी जब आपके पास ये प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दे रखा हो, तब लगेगी. सिखाता हूँ आपको. देखो, इन केस आपके पास इस तरह से कुछ है, ये मिरर है,
दिस इज द पोल, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द फोकस। ठीक है, अब आपको ऐसा कुछ दिया है कि यहाँ से ऐसे लाइट रे आ रही है, इसकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे बनानी है। तो आपको मैंने कहा कि सिर्फ दिक्कत कहाँ आती है, देखो अभी भी जो अपने ने लास्ट किया है उसमें भी अगर अपना नॉर्मल बन गया था, नॉर्मल बनने के बाद काम रुका ही नहीं, उसके बाद सिर्फ प्रोटेक्टर चाहिए, प्रोटेक्टर लगा के मेजर करना, प्रोटेक्टर लगा के नया एंगल बनाना, जस्ट सिमिलर टू हेयर। यहाँ पे अगर मैं आपको सीधा ही नॉर्मल बनाना सिखा दूँ तो आपको टेंजेंट लेने की टेंशन नहीं, उसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाने की टेंशन नहीं। कैसे बना सकते हैं अपने डायरेक्ट नॉर्मल, आप जस्ट इसको, क्या है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको आप सेंटर से कनेक्ट कर दो। वो तो कर ही सकते हैं स्केल से, 1 मिनट लगेगी अपने को, 1 मिनट भी नहीं लगेगी, आप कनेक्ट कर दो इनको। ठीक है, आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और पता है अब ये लाइन क्या कहलाएगी, दिस लाइन इज नॉर्मल। ऐसे कैसे मान दें, आपने कहते हो और हम मान लें, मान भी सकते हो, विश्वास भी होता कुछ। दूसरी चीज, इफ यू डोंट गो बाय फेथ, जस्ट गो बाय फैक्ट्स, आपके पास ये थ्योरम भी आएगी, आई गेस 10th क्लास में ही होती है ये थ्योरम, सर्कल वाले चैप्टर में, कि देखो ये चीज़ क्या बनेगी, सेंटर से स्फीयर तक जाते हैं तो ये होता है रेडियस, है ना। मैंने अपनी बात को बीच में रख दिया था, अब उसको दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। ये थ्योरम आपके 10th क्लास में ही है कि आपके पास एक बेसिक सा फैक्ट होता है, किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, लाइक इस पॉइंट मैंने अगर टेंजेंट ड्रॉ करी है और इस पॉइंट पे मैं एक रेडियस बनाऊं, रेडियस कैसे बनेगा, सेंटर से मिला करके, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द टेंजेंट। हमेशा रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल रहता है, हमेशा रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल रहता है ना। तो हमें भी तो क्या चाहिए था, टेंजेंट के 90 डिग्री वाली लाइन चाहिए थी। ध्यान से सुनो, टेंजेंट बना के उस पर 90 डिग्री चाहिए था। आपको पता चला कि टेंजेंट के 90 डिग्री कौन होता है, रेडियस। इट मीन्स, और रेडियस कैसे बना सकते हो, उस पॉइंट को सेंटर से मिला करके। तो आपको स्मार्ट वर्क, ये स्मार्ट वे मिल गया काम करने का। क्लियर, बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में, आप दोबारा देखना रिवाइंड करके, और फिर भी नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे हार्डली कोई क्वेश्चन आने वाला है। और आप सिर्फ इतना याद रख लो कि आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर से मिला दोगे, दिस विल सर्व एज नॉर्मल, बस, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अब अगर आपको ये पता लग गया तो दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर ये थीटा है, इस सिंबल को थीटा कहते हैं, ठीक है, ये पैरासीटामोल जैसी टेबलेट सा साइन है तो ये, इसको थीटा बोलते हैं। थीटा, अगर ये थीटा है तो फिर आप इससे भी थीटा एंगल बना लोगे तो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन, कि हमने क्या किया, हमने स्फेरिकल मिरर वाली दुनिया में एंट्री ली है, थोड़ी एंट्री ली है। अभी अपने नेक्स्ट सेशन में जाएंगे इसकी कुछ स्पेशल रेज, जैसे इस रे को देखा अपन ने कि कहाँ जाती है, ऐसी कुछ स्पेशल रेज को देखेंगे कि वो किसी स्पेशल जगह से आती है तो कहाँ जाती है, जिसे अपन कहेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। देन वी विल मूव ऑन टू इमेज फॉर्मेशन एंड मच मोर। आज क्या सीखा, आज अपन ने स्फेरिकल मिरर, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर एंड हाउ टू ड्रॉ नॉर्मल टू द स्फेरिकल मिरर, ये सब कुछ सीखा। So see you in the next session. Till then, take care. Goodbye.